हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों के हिंदी बिहार में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं ज्योग्राफी का क्वेश्चन। 2025 में जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछा गया था, आज उस क्वेश्चन को हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, 20-20 क्वेश्चन का सीरीज आएगा। आपको 3 सीरीज में 2025 के पूछे गए सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, उसको देखेंगे विथ एक्सप्लेनेशन, यानी विस्तृत व्याख्या के साथ हम लोग उसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अरेबिका संबंधित है। अरेबिका किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में चाय से, कॉफ़ी से, गन्ना से, धान से। एक का राइट आंसर कितना हो जाएगा? एक का राइट आंसर हो जाएगा बी। अरेबिका किससे संबंधित है? कॉफ़ी से संबंधित है। अब इसका हम लोग देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन, यानी व्याख्या में क्या बताया गया है। ठीक है, अरेबिका उच्च गुणवत्ता वाली कॉफ़ी का एक प्रमुख किस्म है। यानी अरेबिका का जो गुणवत्ता होता है, एक उच्च किस्म का गुणवत्ता है। ठीक है, भारत में कुल कॉफ़ी उत्पादन का अधिकांश भाग अरेबिका और रोबस्टा किस्म का होता है। भारत में जितना भी कॉफ़ी होता है, उसके अधिकांश भाग में किस कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है? अरेबिका और रोबस्टा का। अरेबिका और रोबस्टा का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इसका क्यों उत्पादन किया जाता है? क्योंकि भारत की अरेबिका कॉफ़ी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी विशेष सुगंध के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। इसमें से बहुत अच्छा सुगंध आता है। ठीक है, भारत में कॉफ़ी की खेती की शुरुआत कर्नाटक के बाबा बुदन के पहाड़ियों से हुआ था। भारत में कॉफ़ी की खेती की शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो कॉफ़ी की खेती की शुरुआत बाबा बुदन की पहाड़ियों से हुआ था। इसको याद रखना है। ठीक है, ट्रिक यहाँ पर बनाया गया है कि अरे बाबा कॉफ़ी पिलाओ। अगर याद नहीं हो रहा है तो इसको याद करना कि अरे बाबा कॉफ़ी पिलाओ। अरे बाबा मतलब कॉफ़ी, अरे बाबा कॉफ़ी पिलाओ मतलब कॉफ़ी हो गया, और बाबा मतलब बाबा बुदन की पहाड़ी। ठीक, विद्यार्थियों को बताएं, कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य है। देखो यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन हो गया? कर्नाटक हो गया। 70% कॉफ़ी भारत का कर्नाटक में उत्पादन होता है। तो यहाँ में जितने भी क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस किए हैं, इस सबको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या है। ठीक है, हीराकुंड परियोजना है, यानी हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? ऑप्शन ए में है उड़ीसा में है, बिहार में है, झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 2 का राइट आंसर हो जाएगा ए। हीराकुंड कहाँ है? बिहार में है, सॉरी उड़ीसा में है। ठीक, इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं, व्याख्या में क्या दिया गया है। ठीक है, इधर देखिए, हीराकुंड बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना उड़ीसा राज्य में महानदी पर निर्मित है। हीराकुंड किस नदी पर है? ये याद रखना, महानदी पर स्थित है। ठीक है, विश्व के सबसे लंबे मिट्टी बांधों में से एक है। दुनिया के सबसे लंबा मिट्टी बांध में से एक है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य बाढ़ का नियंत्रण, सिंचाई तथा जल विद्युत उत्पादन है। बाढ़ का भी नियंत्रण, सॉरी बाढ़ का यहाँ पे सॉरी बाढ़ का भी इससे नियंत्रण होता है। किससे? बाढ़ का भी नियंत्रण होता है, और सिंचाई का भी, सिंचाई के भी काम में आता है। इस पे विद्युत का भी उत्पादन किया जाता है, यानी बिजली भी बनाया जाता है। महानदी को उड़ीसा का शोक नदी कहा जाता है। उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है? महानदी को कहा जाता है, जिसे हीराकुंड बांध बनाकर नियंत्रित किया जाता है। आप कमेंट में बताना बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। ठीक है, बिहार का शोक किस नदी का कहा जाता है? देखो, हीरा उड़ गया, हीरा मतलब हीराकुंड, उड़ गया मतलब उड़ीसा। ऐसे ट्रिक से याद रखना है, हीरा उड़ गया, हीरा मतलब हीराकुंड, उड़ गया मतलब उड़ीसा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। लूनी नदी के प्रवाह की दिशा है, यानी लूनी नदी किस दिशा में बहता है, इसको बताना है। ऑप्शन एक में पूर्वी हो गया, पश्चिमी हो गया, दक्षिणी हो गया, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी। लूनी नदी किस दिशा में बहती है? तो पश्चिम दिशा में बहती है। अब हम लोग देखते हैं व्याख्या क्या लिखा गया है। लूनी नदी राजस्थान की अरावली श्रेणी से निकलकर दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है। सबसे पहला इसमें पूछ देगा कि लूनी नदी किस राज्य में बहती है, किस राज्य से निकलती है? राजस्थान में बहती है। ठीक है, किस पहाड़ी से? अरावली के पहाड़ी से। यहाँ पे लिखा है अरावली के पहाड़ी से निकलता है। ठीक है, गुजरात के कच्छ के रण में जाकर विलीन हो जाती है। सबसे पहला बात इसमें देखना है, इस पूरे यहाँ से इस लाइन में कहाँ से निकलती है लूनी नदी? अरावली पहाड़ी से निकलती है। किस राज्य से? तो राजस्थान से। कहाँ खत्म हो जाता है? तो गुजरात के कच्छ के रन ऑफ कच्छ में खत्म हो जाता है। यह एक अंतः स्थलीय नदी है। ठीक है, देखो, लूनी नदी समुद्र तक नहीं पहुँचती। यह भारत की सबसे प्रमुख लवणीय व अंतः स्थलीय नदी है। यह अंतः स्थलीय नदी धरती में ही विलीन हो जाता है। लूनी बहती है थार
रेगिस्तान में। लूनी कहाँ बहती है? थार रेगिस्तान में, पश्चिम में। नक्शे पर दिखाई, इसको नक्शा में यहाँ पर बताया गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित नदियों में सर्वाधिक प्रदूषित कौन है, यानी सबसे गंदा नदी कौन है, सबसे प्रदूषण वाला नदी कौन है इस ऑप्शन में से? ए में सतलुज है, बी में जमुना है, सी में सोन है, डी में क्या है गोदावरी है। 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जमुना। जमुना अभी क्या हो जा रहा है? जमुना सर्वाधिक प्रदूषित नदी, यानी सबसे इसमें प्रदूषण है क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक, अब हम लोग देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। भारत में जमुना नदी विशेषकर दिल्ली से इटावा के बीच देश की सबसे अधिक प्रदूषित नदी मानी जाती है। दिल्ली और इटावा यानी उत्तर प्रदेश के बीच में सबसे प्रदूषित नदी माना जाता है। इसमें देखोगे ना, यहाँ पे बताया गया, देखो फॉग जैसा इस नदी में मिलेगा। ये क्या है? उसका झाग नहीं, ये फॉग है। ये प्रदूषण के चलते पूरा उसमें जमा हो जाता है। ठीक है, दिल्ली के औद्योगिक कचरा और घरेलू सीवेज बनाम उपचारिक किए इसमें गिराने के कारण इसकी जैविक ऑक्सीजन मांग अत्यधिक बढ़ जाता है। देखो क्या होता है, जितना भी दिल्ली का क्या है इंडस्ट्रियल एरिया है, औद्योगिक जो एरिया है, यानी जो कंपनी है, बड़ा बड़ा कंपनी हो गया, फिर घर का भी जितना मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल होता है, सबको इस नदी में बहा दिया जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, इस नदी का पानी प्रदूषित हो जाता है। और ये मतलब उसमें जाने लायक भी नहीं बचता है नदी का पानी ये। ठीक है, अब देखो साबरमती नदी कहाँ है? अहमदाबाद में है। जमुना नदी में कौन? जमुना नदी दिल्ली और इटावा के भारत के 2 सर्वाधिक प्रदूषित नदी धाराएं हैं, साबरमती और जमुना। यहाँ पे ये भी बता दिया है। राजधानी दिल्ली, जमुना सबसे ज़्यादा गंदकी नदी है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन में। पानीपत तेल शोधक केंद्र किस राज्य में स्थित है? पानीपत किस राज्य में स्थित है? आप पढ़े होंगे तो ज़रूर बता दीजिएगा जल्दी से। ठीक है, कमेंट में भी आप बताते चलना अपना आंसर। देखो क्या करना ना, अपना टिक करना आंसर कि कितना सही हो रहा है, 20 में से कितना ला रहे हो, ये भी तुम्हारा चेक हो जाएगा इसको लगा करके एक। ठीक है एक क्या बोलते हैं, सेट जैसा हो जाएगा ये। तो ए में हरियाणा है, बी में राजस्थान है, सी में असम हो गया, डी में उत्तर प्रदेश हो गया। तो पानीपत कहाँ है भाई? हरियाणा में है। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखने। ठीक है, यानी विस्तृत व्याख्या हम लोग देखते हैं यहाँ पे। पानीपत तेल शोधक कारखाना इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा संचालित होता है। पानीपत तेल शोधक कारखाना किसके द्वारा कॉरपोरेशन किया जाता है, किसके द्वारा संचालित किया जाता है, मतलब चलाया जाता है? तो इंडियन ऑयल के द्वारा इसको चलाया जाता है। और यह हरियाणा राज्य के पानीपत जिले में स्थित है। एक बाजार, यहाँ पे यह एक बाजार आधारित रिफाइनरी है जो भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की पूर्ति करता है। ठीक है, तेल रिफाइनरी 2 प्रकार की होती है, क्षेत्र आधारित जैसे डिगबोई कहाँ है? असम में है, इस बात को याद रखना। डिगबोई कहाँ है? असम में हो गया। बाजार आधारित पानीपत, मथुरा, बरौनी। बाजार आधारित कौन हो गया? पानीपत हो गया। क्षेत्र आधारित कौन हो गया? डिगबोई हो गया, असम में। पानी का युद्ध हरियाणा में हुआ था, इसको याद रखना है ट्रिक से। पानी का युद्ध हरियाणा में हुआ था, यानी पानीपत रिफाइनरी कहाँ है? हरियाणा में है स्थित है। बिहार बोर्ड में बरौनी कहाँ है? बिहार में। मथुरा यूपी में हो गया, पानीपत हरियाणा में हो गया रिफाइनरी। ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किससे नरौरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? नरौरा कहाँ है? कल रात पिछले वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर निम्नलिखित निम्नलिखित राज्यों में से किस में नरौरा नाभिकीय केंद्र अवस्थित है? ए में हो गया महाराष्ट्र, बी में उत्तर प्रदेश हो गया, सी में गुजरात हो गया, डी में कर्नाटक हो गया। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो नरौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। कैगा कहाँ है? कर्नाटक में है। कल्पकुलम कहाँ है? तमिलनाडु में है। ये सब बात आपको याद रखना है। अब हम लोग देखते हैं इसका विस्तृत व्याख्या। नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? बुलंदशहर जिले में स्थित है। यहाँ पे देखना, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है, ये आपके एग्जाम में इसमें से रहेगा ही रहेगा क्वेश्चन। देखो तारापुर महाराष्ट्र में, रावतभट्टा कहाँ है? राजस्थान में है। नरौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। काकरापारा गुजरात में है। कल्पकलम कहाँ है? तमिलनाडु में है। इसको आप कॉपी में लेकर याद कर लेना, इससे भी आई क्वेश्चन है। नरौरा यूपी का रोरा हीरा में है। ठीक है, मैं पॉइंट हटाओ, आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। 7 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा है। ये देखो कल्पकलम बता रहे थे, कल्पकलम आ ही गया। कल्पकलम किस राज्य में है? तो ए में केरल हो गया, बी में तमिलनाडु हो गया, सी में कर्नाटक हो गया, डी में गुजरात हो गया।
7 नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। केरल में कौन सा है ये भी याद रखना है। कैगा कहाँ है? कर्नाटक में है। ककरापरा कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, देखते हैं इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन, विस्तृत व्याख्या में क्या लिखा है। फिर वही बात आपको फिर से रिपीट कर दिया है। कल्पकलम परमाणु ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु राज्य के चेंगलपट्टू जिले में स्थित है। तमिलनाडु का राज्य के किस जिले में है? चेंगलपट्टू जिले में, ये भी ध्यान रखना है। भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी रूप से निर्मित परमाणु ऊर्जा केंद्र है। 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाना, यहाँ पे एक बात मुझे डिस्टर्ब कर रहा है भाई साहब। चलिए ठीक है, अब देखो यहाँ पे दक्षिण भारत के परमाणु केंद्र कल्पकलम कहाँ है? तमिलनाडु में है। कुडनकुलम तमिलनाडु है। कल्पकलम और कुडनकुलम दोनों कहाँ है? तमिलनाडु में है। कैगा कहाँ है? ध्यान रखना, कैगा, कैगा कहाँ है? कैगा कर्नाटक में है। कैगा कर्नाटक में ही है। ठीक है, कैगा भी कर्नाटक में है, इसको भी ध्यान रखना है। कल तुम मिलना, कल तुम मिलना, कल मतलब कल्पकलम, तुम मतलब तमिलनाडु हो गया। ठीक है, कल्पकलम तमिलनाडु, इसको ध्यान रखना, ये ट्रिक से बताया गया यहाँ पे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? सबसे पहले इसमें का फुल फॉर्म आप जरूर याद कर लेना। ठीक है, फुल फॉर्म में क्या लेगा? जैसे WTO का फुल फॉर्म हो गया, WHO का फुल फॉर्म हो गया, इसको याद करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ देता है कभी कभी आपके एग्जाम में। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है स्थित? ऑप्शन ए में न्यूयॉर्क हो गया, बी में वियना हो गया, सी में जेनेवा हो गया, डी में नई दिल्ली हो गया। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर होगा जेनेवा में हो गया। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में स्थित है। अब देखते हैं इसका हम लोग व्याख्या। सही उत्तर जेनेवा हो गया। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा, जेनेवा में है। और जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। जेनेवा कहाँ है? यहाँ पे लिखा है स्विट्जरलैंड में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन WTO का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 में WTO का स्थापना हुआ था। पहले वीडियो में पीछे हम लोग इसके बारे में डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया। और WHO का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे लिखा है GATT, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेफिस एंड ट्रेड के स्थान पर की गई थी। यह वैश्विक व्यापार नियमों के तय करता है। वैश्विक व्यापारिक नियम यानी गेट के जगह को WTO को क्या किया गया था? बनाया गया था। ठीक है, यहाँ देखना, गेट का पुनर्गठन करके ही 1995 में WTO के बनाया गया था। गेट का पुनर्गठन करके, दोबारा पुनर्गठन करके WTO को बनाया गया था। यहाँ पर ट्रिक में देखो, व्यापार ट्रेड करने जेनेवा जाओ, इसको आप लोग ध्यान से देख करके वीडियो में पढ़ते रहना, कॉपी में लिख लेना हो सके तो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जाम में हर साल इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में है? देखो क्वेश्चन उलट पलट करके पूछ देगा। ठीक है, ये नहीं पूछेगा कि इसका मुख्यालय कहाँ है, ऐसे भी पूछ सकता है किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में है। ऑप्शन 1 में हो गया ओपेक, बी में दक्षेस हो गया, सी में आसियान हो गया, डी में इनमें सभी हो गया। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा देखते हैं। दक्षेस सार्क, सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन का सचिवालय मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुआ था? स्थापना में है इसका याद रखना। ठीक है, 8 दिसंबर 1995 में हुआ था। ढाका बांग्लादेश में हुआ था। ठीक है, इसमें कितना देश शामिल है? तो इसमें 8 देश शामिल है। वहाँ यहाँ पे देश का नाम आपको दे दिया गया है, ये भी पढ़ लेना आप। ठीक है, सार्क की बैठक नेपाल काठमांडू में होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कितना नंबर क्वेश्चन? 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में लिखा है ओपेक संबंधित है, यानी ओपेक किससे संबंधित है? कपास निर्यात से, कपास निर्यात से, तंबा निर्यात से, पेट्रोलियम से और चीनी निर्यात से। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा, पेट्रोलियम निर्यात से। ओपेक वाला क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसका विस्तृत व्याख्या। ठीक है, ओपेक, ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक। यहाँ पे इसका फुल फॉर्म जरूर देख लेना। ठीक है, कच्चे तेल पेट्रोलियम के निर्यातक देशों का एक अंतः सरकारी संगठन है। क्या है? कच्चे तेल पेट्रोलियम के निर्यातक का एक संगठन है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1960 में हुआ था, बगदाद में हुआ था। ओपेक का स्थापना कब हुआ था? 1960 में हुआ था, बगदाद में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना में है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना में है। ठीक है,
इसका मुख्य कार्य वैश्विक बाजारों में खनिज तेल की कीमतों में आपूर्ति को नियंत्रित करना है। क्या करना है? उसको नियंत्रण करना है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है यहाँ पे देखो, नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? यानी नदी के सहारे जो गांव बसा है वह किस प्रतिरूप में आता है? ऑप्शन नंबर 1 में आयताकार हो गया, बी में अरीय हो गया, वृत्ताकार हो गया, रेखीय होगा। ऐसा क्वेश्चन भी शायद हम लोग डिस्कस किए हुए थे। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से क्या फ़ायदा होता है, क्वेश्चन बहुत सारा रिपीट होता है, यानी तुम्हारा उसमें से लगभग 20 से 30%, 25 से 30% क्वेश्चन आप उसमें से क्लियर कर पाते हो अगर प्रीवियस ईयर पूरा पढ़ लेते हो तो नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? अब इसका ऑप्शन कितना सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, रेखीय सही होता है ये। ठीक है, इसका देखते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है, विस्तृत व्याख्या। जब मकान किसी नदी, सड़क, नहर या रेलवे लाइन के किनारे एक पंक्ति में बने होते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? रेखीय बोला जाता है, यानी लाइन में जो बना रहेगा उसको रेखीय बोलेंगे। ठीक है, वृत्ताकार, झील या तालाब के किनारे कैसा बना होता है? झील तालाब के किनारे कहेगा तो वृत्ताकार हो जाएगा। समतलीय मैदान में आयताकार बना होता है। जहाँ कई सड़क एक केंद्र पर मिला होता है उसका अरीय, वो चारों तरफ से सड़क मिला हुआ रहता है, अगर वहाँ पे घर होता है तो वो हो गया अरीय। अगर नदी के लाइन लाइन से बना है, सड़क के किनारे बना है, नहर या रेलवे के किनारे बना होता है तो वो कौन सा हो गया? रेखीय हो गया। नदी बहती है सीधा रेखा में, गाँव बसेगा रेखीय रूप में। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है इसमें। 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुपरलिखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है? सुपरलिखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है। ए में नील घाटी है, मेसोपोटामिया है, वांगो घाटी है, सिंधु घाटी है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सिंधु घाटी। सबसे सुपरचिंतम नगरीय बस्ती है सिंधु घाटी। इसके एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं, एक्सप्लेनेशन में क्या जानकारी आपको यहाँ पे मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो विश्व की सबसे सुपरलिखित और सुव्यवस्थित प्राचीनतम नगरीय बस्तियों में से एक माना जाता है। यह दुनिया के सबसे प्राचीनतम, सबसे पुरानी नगरीय बस्तियों में से इसको एक माना जाता है। किसको? सिंधु घाटी सभ्यता को। ठीक है, अपनी उन्नत नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कहेगा इसमें से कि कौन सा अपनी उन्नत नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है, तो सिंधु घाटी है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख प्रलेखित है। भारत की शान सिंधु घाटी नगर नियोजन महान। देखो कितना अच्छा तरीके इसमें बनाया गया है। ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर ऐसा PDF आपको चाहिए तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक पिन किया जाएगा, उसमें ज्वाइन करना, फिर वहाँ से PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन इथियोपिया की राजधानी है? इथियोपिया की राजधानी कौन है? इसमें से कैनबरा हो गया, कैनबरा, लुसाका, अदीस अबाबा, नैरोबी। तो इथिया का राजधानी कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अदीस अबाबा। ठीक है, बाकी 3 ऑप्शन का राजधानी, इसका राजधानी कमेंट बॉक्स में लिखना है कि सही क्या होगा उसका राजधानी का नाम। ठीक है, देखते हैं हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अदीस अबाबा अफ्रीका देश इथियोपिया की राजधानी है। ठीक है, स्थानीय अम्हारिका भाषा में अदीस अबाबा का अर्थ नया फूल होता है। अदीस अबाबा का अर्थ क्या होता है? तो अदीस अबाबा का अर्थ होता है नया फूल। यह एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक नगर तथा अफ्रीकी संघ का मुख्यालय है। यहाँ पे देखो अन्य विकल्प का भी आंसर दे दिया गया, मतलब बाकी सब ऑप्शन का भी यहाँ पे आंसर पिन कर दिया गया है। नैरोबी केनिया की राजधानी है, लुसाका जम्बिया की राजधानी है। इथियोपिया में खिलता है अदीस नया फूल। अदीस अबाबा का मतलब होता है नया फूल। ठीक, देखते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन में कौन सांस्कृतिक नगर है? ए में हो गया कैनबरा, बी में मक्का हो गया, सी में लंदन हो गया, डी में ओसाका हो गया। तो इसका राइट आंसर कितना होना चाहिए? बी होना चाहिए राइट आंसर। तो ये हो गया मुस्लिम धर्म का जो सांस्कृतिक नगर है, कौन हो गया? मक्का हो गया। ठीक, इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे क्या जानकारी मिलती है। सऊदी अरब धार्मिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है, होने के कारण सांस्कृतिक धार्मिक नगर है। इसी प्रकार भारत में वाराणसी हो गया, हरिद्वार हो गया, जगन्नाथपुरी हो गया, ये धार्मिक नगर है। यहाँ पे जो वो दे रहा है आपको। कैनबरा प्रशासनिक नगर है, प्रशासनिक नगर का डेफिनेशन पीछे क्लास में बताया गया है। ओसाका औद्योगिक नगर है, मक्का वाराणसी सांस्कृतिक नगर है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन में मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया था? ए में हो गया अमर्त्य सेन, बी में महबूबुल हक हो गया, सी में मनमोहन सिंह हो गया, डी में रघुराम राजन हो गया। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? डॉक्टर महबूबुल हक हो जाएगा। तो मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया था? महबूबुल हक ने विकसित किया था। अब हम लोग चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ, क्या मिलता है इसमें।
मानव विकास सूचकांक HDI इंग्लिश में बोला जाता है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसकी अवधारणा का प्रतिपादन 1990 में किसने किया था? महबूबुल हक ने किया था। महबूबुल हक कहाँ के रहने वाले थे? महबूबुल हक पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं, ये पाकिस्तान के रहने वाले थे। भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन, उनके सहयोगी UNDP 1990 से प्रतिवर्ष मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो UNDP प्रकाशित करता है। ठीक है, चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसका लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है? किसका लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है? ए में होगा लैटविया, बी में फ्रांस हो गया, डी में जापान हो गया, सी में जापान हो गया, डी में हो गया कतर। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लैटविया। किसका लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो लैटविया का ऑप्शन के अकॉर्डिंग लैटविया का सबसे अधिक लिंगानुपात है। ठीक है, विस्तृत व्याख्या देखते हैं। विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात लैटविया में दर्ज है, जहाँ 100 महिलाओं पर 85 पुरुष है। 100 गो महिला पर मात्र 85 पुरुष है। ठीक है, वहाँ पर महिला की संख्या ज़्यादा है, हम लोग यहाँ महिला की संख्या कम है, यानी 1180 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे भाई साहब वहाँ महिला ही अधिक है। जबकि विश्व में कम लिंगानुपात कतर का है। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है? कतर का है। सबसे अधिक कहाँ है? लैटविया का है। याद रखना, यहाँ पे आपको वहीं लिखा हुआ है, लैटविया में लड़कियां ज़्यादा, कतर में पुरुष ज़्यादा। ये भी बात ध्यान में आपको रखना है। यहाँ पे थोड़ा सा एक और, हाँ, विश्व में लिंगानुपात भागने का सूत्र पुरुष जनसंख्या बटा महिला जनसंख्या गुना 1000 होता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तक संकेतक है? विकास का सबसे अच्छा संकेतक कौन है इस ऑप्शन में? आकार में वृद्धि, गुणों में साधारण परिवर्तन, गुण में धनात्मक परिवर्तन, आकार में स्थिरता। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गुणों में धनात्मक परिवर्तन जो होता है, गुण में धनात्मक परिवर्तन विकास का सर्वोत्तम संकेत है, मतलब बताता है कि यह विकास होने वाला है। भूगोल में वृद्धि मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष होती हैं, जो सकारात्मक या नकारात्मक हो सकते हैं, जबकि विकास डेवलपमेंट का अर्थ गुणवत्ता में गुणात्मक व धनात्मक परिवर्तन है। ठीक है, वृद्धि मतलब मात्रात्मक होता है, विकास मतलब गुणात्मक एवं धनात्मक होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है? पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है? प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय और चतुर्थ। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा एक, प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है। चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सॉरी इसका हम लोग विस्तृत व्याख्या देख लेते हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप सीधे पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होता है। किस पे? प्राकृतिक और संसाधनों पर निर्भर होता है प्राथमिक क्रियाकलाप। पशुचारण, कृषि, आखेट, मत्स्य पालन और खनन इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलवासी पशुचारण हो गया, वाणिज्यिक पशुपालक हो गया, ये सब आपको पढ़ लेना है। ठीक है, प्रकृति से सीधा जुड़ा प्राथमिक क्रिया होता है, क्योंकि ये कह रहा है कि सीधे पर्यावरण होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन। तो 19 नंबर क्वेश्चन में क्या है? निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है? पहले ही आपको पढ़ाया गया है भाई साहब, चाय हो गया और कौन हो गया, गन्ना हो गया, पीछे सब बताया गया है कि रोपण फसल कौन होता है। ई में गेहूं हो गया, बी में मक्का हो गया, सी में राई हो गया, डी में चाय हो गया। तो 19 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। कितना रिपीट हो रहा है क्वेश्चन देख लो। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं, क्या एक्सप्लेनेशन में कर रहा है। रोपण कृषि यूरोपीय उपनिवेशवादियों द्वारा शुरू की गई। रोपण कृषि किसके द्वारा शुरू की गई? यूरोपीय उपनिवेशवादियों द्वारा शुरू किया गया था रोपण कृषि। ठीक है, एक बड़े पैमाने के व्यापारिक कृषि है। चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला, नारियल, यहाँ पे देख लो, याद कर लो इसको। चाय है, कॉफ़ी है, रबर है, गन्ना है, केला है, ये सब कौन है? रोपण कृषि है। गेहूं और मक्का खाद्यान्न फल से हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग लास्ट, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सहकारी कृषि अधिक सफल रहती है। सहकारी कृषि कहाँ सफल रहता है? रूस में, भारत में, नीदरलैंड में, डेनमार्क में। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। सहकारी कृषि सबसे अधिक कहाँ सफल रहता है? डेनमार्क में सफल रहता है। अब हम लोग देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। सहकारी कृषि, सहकारी कृषि में कृषि अपनी स्वेच्छा से संसाधनों को एकत्रित करके लाभ कमाते हैं। कृषक क्या करते हैं? अपनी मर्जी से लाभ करते हैं, लाभ कमाते हैं, एकत्रित करके, संसाधनों को एकत्रित करके अपनी मर्जी से लाभ कमाते हैं। विश्व में यह आंदोलन डेनमार्क में सर्वाधिक सफल रहा था। यानी सहकारी कृषि के लिए अगर आंदोलन हुआ था तो डेनमार्क में सबसे अधिक सफल रहा था। इस बात को ध्यान रखना, जहाँ व्यापारिक रूप से प्रत्येक किसान किसी न किसी सहकारी समिति का सदस्य है।
सामूहिक कृषि सोवियत संघ में, सहकारी कृषि कहाँ होता है, डेनमार्क में, और सामूहिक कृषि सोवियत संघ में। सफल हो, यहाँ पर देख लेना, ध्यान में रखना इस सब चीज़ को, ठीक है। जबकि सहकारी कृषि डेनमार्क नीदरलैंड में होता है, ठीक है। अब ठीक है,